सोनिया और राहुल गांधी से ट्रेनिंग लेने के बाद से उद्धव ठाकरे प्रवासी मजदूरों के खिलाफ खुलकर सियासत करने लगे। उन्होंने श्रमिक स्पेशल ट्रेन को अपनी सियासत का सामना बना लिया है। इसी वजह से महाराष्ट्र से कई श्रमिक ट्रेनें बगैर मजदूरों के खाली वापस आ गई। लेकिन उद्धव ठाकरे की चालबाजी जारी रही। उद्धव ठाकरे की इसी सियासत का करारा जवाब रेल मंत्री पीयूष गोयल और देवेंद्र फडणवीस ने दिया। पीयूष गोयल ने ट्वीट कर कहा कि आप 1 घंटे के अंदर मजदूरों की लिस्ट दीजिए, हम एक दिन में 125 स्पेशल ट्रेनें चलाने को तैयार हैं। लेकिन उद्धव को तो ना ही लिस्ट देनी थी और ना ही मजदूरों की मुश्किलें आसान कर दी थी। इसलिए महाराष्ट्र सरकार ने रेल मंत्रालय को कोई लिस्ट नहीं दी। आखिरकार रेल मंत्रालय को 125 ट्रेन चलाने की योजना टालनी पड़ी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट किया, दुख की बात है कि 12 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने मध्य रेल को 125 ट्रेनों की निर्धारित जानकारी नहीं दी। ट्रेन प्लान करने में समय लगता है और हम नहीं चाहते कि ट्रेनें स्टेशन पर आकर खाली खड़ी रहें, इसलिए पूरी जानकारी के बिना प्लान करना असंभव है। उन्होंने आगे लिखा कि आशा करता हूं कि महाराष्ट्र सरकार हमारे इन श्रमिकों के लाभ के लिए किए गए प्रयास में पूरा सहयोग करेगी। पीयूष गोयल ने उद्धव की कोरी बयानबाजी पर निशाना साधते हुए कहा कि मुझे टीवी के माध्यम से पता चला कि महाराष्ट्र सरकार ने 200 ट्रेनों की लिस्ट भारतीय रेल को देने का दावा किया है, मगर कल चलने वाली एक भी ट्रेन के यात्रियों की लिस्ट मध्य रेल के पास फॉलोअप के बाद भी नहीं आई। इससे पहले उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को 1 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा था कि हम महाराष्ट्र से 125 श्रमिक स्पेशल ट्रेन देने के लिए तैयार हैं। आपने बताया कि आपके पास श्रमिकों की लिस्ट तैयार है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि सभी निर्धारित जानकारी जैसे कहां से ट्रेन चलेगी, यात्रियों की ट्रेनों के हिसाब से सूची, उनका मेडिकल सर्टिफिकेट और कहां ट्रेन जानी है, ये सब सूचना अगले 1 घंटे में मध्य रेलवे के महाप्रबंधक को पहुंचाने की कृपा करें, जिससे हम ट्रेनों की योजना समय पर कर सके। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि रेल मंत्री को ये ट्वीट क्यों करने पड़े वो भी आप देखिए। पहले दिन से रेल मंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने जितनी गाड़ियां मांगी रेल मंत्रालय ने दी। कई गाड़ियां तो खाली चली गई क्योंकि उनमें जाने के लिए मजदूर ही नहीं थे। इसके बावजूद वो लगातार महाराष्ट्र सरकार की मदद कर रहे थे। अपनी नाकामी छुपाने के लिए जब मुख्यमंत्री या उनके सांसद कहते हैं कि हमने 200 गाड़ियां मांगी और हमें 40 ही मिली, तो ये सरासर झूठ है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रवासी मजदूरों को लेकर सियासत करने वाले उद्धव ठाकरे को सीएम योगी ने खरी खरी सुनाई और कहा कि अपने खून से महाराष्ट्र को सींचने वाले मजदूरों को उनके हाल पर छोड़ दिया। लॉकडाउन के दौरान उद्धव, सोनिया और पवार की जुगाड़ वाली सरकार ने प्रवासी मजदूरों के साथ छल के सिवाय और कुछ नहीं किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दफ्तर की ओर से ट्वीट कर कहा गया कि अपने खून पसीने से महाराष्ट्र को सींचने वाले कामगारों को शिवसेना कांग्रेस की सरकार से सिर्फ छलावा ही मिला। लॉकडाउन में उनसे धोखा किया, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया और घर जाने को मजबूर किया। इस अमानवीय व्यवहार के लिए मानवता उद्धव ठाकरे को कभी माफ नहीं करेगी। असल में शिवसेना के अखबार सामना में बीजेपी और बीजेपी के राज्य सरकारों पर प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर तीखा हमला किया गया। शिवसेना नेता संजय राउत ने एक लेख में बीजेपी की राज्य सरकारों को कोरोना संकट में मजदूरों के मुद्दे पर फेल बताया। खासकर योगी सरकार पर आरोप लगाया कि मजदूरों को वापस नहीं घुसने देकर उनके साथ अमानवीय बर्ताव हो रहा है। लेख में राउत ने योगी आदित्यनाथ की तुलना हिटलर से की और नसीहत दी कि मजदूरों से व्यवहार पर उन्हें मन की गांठ खोलनी चाहिए। संजय राउत के इस लेख पर यूपी सरकार की ओर से जवाब दिया गया है। मुख्यमंत्री दफ्तर के आधिकारिक ट्वीट में लिखा गया, अपने घर पहुंच रहे सभी बहनों भाइयों का प्रदेश में पूरा ख्याल रखा जाएगा। अपनी कर्मभूमि को छोड़ने के लिए मजबूर करने के बाद उनकी चिंता का नाटक मत कीजिए। सभी श्रमिक कामगार बंधु आश्वस्त हैं कि अब उनकी जन्मभूमि हमेशा उनका ख्याल रखेगी। शिवसेना और कांग्रेस आश्वस्त रहे। ट्वीट में लिखा गया कि संजय राउत जी, एक भूखा बच्चा ही अपनी मां को ढूंढता है। यदि महाराष्ट्र ने सौतेली मां बनकर भी सहारा दिया होता तो महाराष्ट्र को गढ़ने वाले हमारे उत्तर प्रदेश के निवासियों को प्रदेश वापस न आना पड़ता। शिवसेना के संजय राउत ने यूपी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि वो अपने ही लोगों को राज्य में घुसने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हिटलर ने ज्यूस के साथ किया था।
पीएम मोदी ने वाराणसी में दलित परिवार के पैर धोकर जिस मानवता का परिचय दिया था, उसका क्या हुआ? महाराष्ट्र में बीजेपी उद्धव ठाकरे सरकार पर असफल होने का आरोप लगा रही है, लेकिन सफलता और असफलता तो गुजरात और यूपी में दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कमान खिंच गई है। तैयारी विधानसभा सीटों के उपचुनाव की है। दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस की तरफ से बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला तो उन्हें करारा जवाब मिला। दिग्विजय सिंह ने अपने फेसबुक पोस्ट के जरिए दल बदल करने वाले 22 विधायकों को वोट न देने की अपील की है। इसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा है कि गद्दारी की शुरुआत दिग्विजय सिंह के परिवार से हुई है। संकट के वक्त में दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ने कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ा था। अगर वो गद्दार नहीं तो हम भी गद्दार नहीं है। अगर वो गद्दार है तो हम भी गद्दार हैं। लक्ष्मण सिंह कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। बीजेपी की टिकट पर सांसद भी बने, लेकिन बाद में फिर कांग्रेस में चले गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर हुए पोस्टर विवाद पर गोविंद सिंह राजपूत का कहना है कि ये पूरी तरह से मूर्खतापूर्ण है। जब लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और दूसरे नेता भी बाहर नहीं निकल रहे हैं, तब सिंधिया क्षेत्र में कैसे जा सकते हैं? सिंधिया दिल्ली में कम और क्षेत्र में आम जनता के बीच ज्यादा घूमते रहते हैं। बीजेपी में वैसे तो हर एक कार्यकर्ता बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन इस बार उपचुनाव में दो चेहरे हैं, एक सिंधिया और दूसरे शिवराज सिंह चौहान, जो घर पर नहीं बैठते हैं, जो दिन रात जनता के बीच में रहते हैं, जनता की सेवा करते हैं। दोनों चेहरों पर चुनाव होगा और दोनों की जोड़ी प्रदेश की जनता को खूब जमेगी। गोविंद सिंह राजपूत ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि जब दिग्विजय सिंह के भाई, सगे भाई लक्ष्मण सिंह कांग्रेस छोड़ बीजेपी में गए थे, तब वो बहुत वफादार थे, तब वो गद्दार नहीं थे। गद्दार की परिभाषा की शुरुआत तो दिग्विजय सिंह के घर से ही शुरू हुई। लक्ष्मण सिंह उस समय गए थे जब कांग्रेस का सबसे खराब वक्त था। जब दिग्विजय सिंह चुनाव हार गए थे, मुख्यमंत्री पद से हट चुके थे, कांग्रेस के मात्र 38 विधायक चुनकर आए थे। उस खराब समय में भी दिग्विजय सिंह के भाई भाजपा में गए थे, तो गद्दारी की शुरुआत यहीं से हुई। बता दें कि दिग्विजय सिंह ने अपने फेसबुक पर पोस्ट किया है, जिसमें लिखा है कि इन विधायकों के क्षेत्र की जनता से अपील है, चाहे आप कांग्रेस समर्थक हों या बीजेपी के, इन दल बदल वाले 22 विधायकों को हराना देश के लोकतंत्र के लिए जरूरी है, क्योंकि अगर ये जीत गए तो ये परंपरा हर पार्टी में चल पड़ेगी। जनता चुनाव में वोट दे या ना दे, लेकिन विधायक खरीदो और सरकार बनाओ। राजनीतिक पार्टियां जनता के दरवाजे पर जाने के बदले विधायक खरीदना ज्यादा आसान काम मानेगी और जनता के वोट की अहमियत खत्म हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। लॉकडाउन में अपने प्रवासी श्रमिकों की बेबसी से आहत यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा ऐलान किया है, जिसके बाद दिल्ली वाले केजरीवाल और महाराष्ट्र में 3 टांगों वाली सरकार की मुखिया उद्धव ठाकरे की बेचैनी बढ़नी तय है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अलग अलग प्रदेशों से लौटे प्रवासियों को रोजगार देने के लिए प्रवासी कमीशन का गठन किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यूपी के प्रवासियों को रोजगार देने के इच्छुक अन्य राज्यों को यूपी सरकार की मंजूरी लेनी होगी। सरकार के आंकड़े के मुताबिक अब तक 23 लाख कामगार और श्रमिकों की वापसी हो चुकी है। सीएम योगी ने कहा कि राज्य में प्रवासी आयोग बनाया जाएगा, जो घर लौटे मजदूरों को उनके कौशल के मुताबिक रोजगार प्रदान करेगा। श्रमिकों की स्किल मैपिंग की जा रही है। सीएम योगी ने निर्देश दिया है कि स्किल मैपिंग में मिले डेटा के आधार पर कामगारों को अलग अलग सेक्टरों में लगाने का प्रयास शुरू किया जाए। बताया जा रहा है कि कृषि विभाग और दुग्ध समितियों में ऐसे श्रमिकों और कामगारों को बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध करवाया जा सकता है। इसके साथ ही सीएम योगी ने कहा कि मजदूरों को राज्य स्तर पर बीमा का लाभ देने की व्यवस्था भी की जाए, इससे उनका जीवन सुरक्षित हो सकेगा। ऐसी कार्य योजना तैयार की जाए जिससे उनको जॉब सिक्योरिटी मिल सके। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में करीब 18 लाख मजदूरों का प्रवासी श्रमिक पोर्टल पर पंजीकरण किया गया है। इसमें 93 से ज्यादा श्रेणियां बनाई गई हैं।
सीएम योगी ने कहा है कि जिस प्रकार से लॉकडाउन के दौरान उत्तर प्रदेश के प्रवासी श्रमिकों और कामगारों की दुर्गति हुई और उनके साथ जिस प्रकार का दुर्व्यवहार हुआ, उसको देखते हुए प्रदेश सरकार उनकी सामाजिक सुरक्षा की गारंटी अपने हाथों में लेने जा रही है। योगी ने कहा कि प्रवासी कामगार उत्तर प्रदेश के अलावा देश और दुनिया में जहां कहीं भी जाएगा, प्रदेश सरकार उसके साथ खड़ी रहेगी। आपको बता दें कि योगी के इस कदम से मुंबई और दिल्ली जैसे महानगरों को सबसे ज्यादा परेशानी होगी, क्योंकि दिल्ली और मुंबई की अर्थव्यवस्था को चलाने में इन प्रवासी श्रमिकों का सबसे बड़ा योगदान है। अब राज्य सरकारों को चिंता इस बात की है कि अगर मजदूर वापस नहीं लौटे तो अर्थव्यवस्था का क्या होगा। रिवर्स माइग्रेशन कर घर लौट चुके मजदूरों की सुरक्षा को लेकर सीएम योगी ने जो फैसला लिया है, इसका असर सियासत पर भी निश्चित तौर पे पड़ने वाला है। रिपोर्ट न्यूज ऑफ इंडिया। ठाकरे खानदान की सियासत शुरू से ही प्रवासी मजदूरों के खिलाफ रही है। बीजेपी के साथ चिपकने के बाद बाला साहब ठाकरे और फिर उद्धव ठाकरे हिंदुत्व की सियासत करने लगे, लेकिन बाला साहब का भतीजा राज ठाकरे उसी पुराने ढर्रे की सियासत करता रहा। इसी वजह से राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस गर्त में चली गई। हाल ही में राज ठाकरे ने हिंदुत्व का नकाब ओढ़ा, लेकिन अंदर से प्रवासी मजदूरों के खिलाफ उसकी नफरत अपनी जगह कायम रही। यही वजह है कि जब प्रवासी मजदूरों की महाराष्ट्र में हुई दुर्दशा पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भविष्य में राज्यों को मजदूरों को लेने के लिए सरकार की इजाजत लेनी होगी। योगी जी की ये बात उद्धव ठाकरे को भी चुभी होगी, लेकिन राज ठाकरे सामने आ गया। राज ठाकरे ने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी ये बात ध्यान रख लें कि प्रवासियों को अब महाराष्ट्र आने से पहले इजाजत लेनी चाहिए। इसके साथ ही राज ठाकरे ने उद्धव सरकार से एक अपील भी की। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और पुलिस स्टेशन में प्रवासी मजदूरों के रिकॉर्ड को बनाना चाहिए, जिसमें उनकी तस्वीर भी हो। राज ठाकरे के इस बयान के बाद प्रवासियों को लेकर हो रही सियासत में नया मोड़ आ सकता है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी 2 टूक बयान जारी कर दिया है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को कहा था कि कोई भी राज्य जो उत्तर प्रदेश के प्रवासी श्रमिकों को वापस बुलाना चाहता है, उसे यूपी सरकार से अनुमति लेनी होगी और मजदूरों के सामाजिक और कानूनी मौद्रिक अधिकारों को सुनिश्चित करना होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना लॉकडाउन के मद्देनजर विभिन्न राज्यों द्वारा प्रवासी मजदूरों का ठीक से ध्यान नहीं रखा गया। ये श्रमिक हमारे सबसे बड़े संसाधन है और हम उत्तर प्रदेश में उन्हें रोजगार देंगे। इसके लिए प्रवासी कमीशन की स्थापना की जा रही है, जो उनके रोजगार मुहैया कराएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये हमारे लोग हैं और अगर कुछ राज्य उन्हें वापस बुलाना चाहते हैं तो उन्हें राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी। उन्होंने कहा कि प्रवासियों को अपने अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए और अत्यधिक ध्यान और महत्व मिलना चाहिए। सीएम योगी ने कहा कि सभी प्रवासी श्रमिकों को पंजीकृत किया जा रहा है और उनकी स्किल मैपिंग की जा रही है। प्रवासी श्रमिकों को आमंत्रित करने में रुचि रखने वाले किसी भी राज्य या इकाई को उनके सामाजिक, कानूनी, मौद्रिक अधिकारों को लिए आश्वासन और प्रदान करने की आवश्यकता होगी। मतलब कि योगी ने प्रवासी मजदूरों को लेकर अपनी बात सामने रख दी है। इससे राज ठाकरे जैसे निठल्ले नेताओं को मिर्ची लगे तो कोई क्या कर सकता है। वैसे भी राज ठाकरे की महाराष्ट्र की सियासत में कोई खास हैसियत बची भी नहीं है। रिपोर्ट न्यूज ऑफ इंडिया। बीजेपी में शामिल होने के बाद से ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बार ही भोपाल गए, लेकिन लॉकडाउन के बाद अब वो फिर भोपाल जाने की तैयारी कर रहे हैं। सिंधिया के भोपाल आने की खबर से ही कांग्रेस में खलबली मचने लगी है, क्योंकि सिंधिया कांग्रेस को एक और बड़ा झटका देने की तैयारी में है। लॉकडाउन के दौरान कुछ को कांग्रेस ने पार्टी से बाहर निकाला तो करीब 200 कार्यकर्ता और नेता इकट्ठे कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। लेकिन कांग्रेस को असली और बड़ी चोट पहुंचाने खुद सिंधिया 1 जून को भोपाल पहुंचने वाले हैं। सिंधिया समर्थक महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा है कि महाराज भोपाल आ रहे हैं। सिंधिया के आने से पहले ही कांग्रेस को ताबड़तोड़ झटके लग रहे हैं। 2 दिन में 200 से ज्यादा कांग्रेस नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं।
पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने दावा किया है कि अभी तो ये शुरुआत है। सिंधिया के दौरे से पहले चर्चा है कि उनके आने के बाद कांग्रेस के कई और बड़े नेता बीजेपी में शामिल होंगे। कांग्रेस के पूर्व विधायकों से लेकर कई जिलाध्यक्ष बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के दौरे से पहले कांग्रेस में खलबली मची हुई है। कांग्रेस ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रभाव वाले इलाकों में पार्टी की कार्यकारिणी भंग कर दी है, क्योंकि पार्टी को पता है कि टूट उनके प्रभाव वाले इलाकों में ही ज्यादा होगी। सिंधिया को लेकर दूसरी चर्चा ये भी है कि इस बार वो शिवराज कैबिनेट के विस्तार के दौरान मौजूद रहेंगे। कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही शिवराज कैबिनेट का विस्तार होगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में राज्यपाल लालजी टंडन से मुलाकात की है। दिल्ली से नामों पर मुहर लगने के बाद कैबिनेट विस्तार की तैयारी शुरू हो जाएगी। माना जा रहा है कि सिंधिया खेमे के 7 से 8 लोगों को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। प्रवासी मजदूरों से मिलकर अपनी किरकिरी करा चुके राहुल गांधी इस बार ठेले वाले, रिक्शे वाले या फिर ई रिक्शा वालों से मिलने नहीं गए। इस बार राहुल गांधी सीधे टैक्सी ड्राइवर से मिलने पहुंच गए। जब राहुल प्रवासी मजदूरों से मिले थे तब निर्मला सीतारमण ने उनकी जमकर क्लास लगाई थी और कहा था कि मजदूरों का वक्त बर्बाद करने से बेहतर होता उनके साथ पैदल चले होते। राहुल बेवजह बैठकर उनका टाइम खराब कर दिया। इसी किस्म की आलोचना से बचने के लिए माना जा रहा है कि राहुल गांधी सीधे टैक्सी ड्राइवरों से मिलने पहुंच गए। उन्होंने दिल्ली में एक टैक्सी ड्राइवर के साथ चर्चा करके उसकी समस्याएं सुनी, लेकिन कहते हैं ना कि सियासत में टाइमिंग का खूब महत्व होता है। टैक्सी ड्राइवर्स की याद राहुल गांधी को तब आई जब टैक्सी सेवा दिल्ली में ही नहीं, देश के कई राज्यों में बहाल कर दी गई। ऐसे वक्त में उनसे बात करना कोई खास सियासी मायने नहीं रखता। मीडिया में आई एक तस्वीर में राहुल गांधी किसी सड़क के किनारे एक टैक्सी ड्राइवर से चर्चा कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने और उनके साथ बैठे ड्राइवर ने अपने चेहरे पर मास्क पहन रखा है। राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद हैं। लॉकडाउन के कारण टैक्सी ड्राइवरों को भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। पूरे देश में ट्रैफिक थम गया और टैक्सी कारोबार भी पूरी तरह से ठप हो गया था। टैक्सी संचालकों और ड्राइवरों ने मोदी को पत्र लिखकर मदद की गुहार लगाई थी। हालांकि लॉकडाउन 4 में कई राज्यों ने टैक्सी और कैब एग्रीगेटरों को शर्तों के साथ काम शुरू करने की अनुमति दी है, लेकिन स्थिति सामान्य होने में अभी काफी वक्त लग सकता है। इससे पहले राहुल गांधी ने 16 मई को दिल्ली के सुखदेव विहार फ्लाईओवर के पास इन प्रवासी मजदूरों से मुलाकात की थी। उन्होंने फुटपाथ पर मजदूरों के साथ बैठकर बात की थी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने उत्तर प्रदेश के झांसी के रहने वाले इन मजदूरों का दुख दर्द साझा किया था। कुछ दिन बाद उन्होंने प्रवासी मजदूरों के साथ बातचीत का वीडियो अपने YouTube चैनल पर जारी किया था। राहुल की आवाज में इस डॉक्यूमेंट्री में मजदूरों की मुश्किलों को बयां किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।